Now topic is stability of alkenes. Stability of alkenes. तो अगर हम एल्कीन्स की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो जितना डबल बॉन्डेड कार्बन पे एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा होंगे उतनी ही एल्कीन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो क्या कहेंगे, हायर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, higher number of substituents at the double bonded carbon, higher number of substituents at the double bonded carbon in an alkene, more will be the stability of alkene. More will be the stability of alkene. जितना डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतनी ही उस एल्कीन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन क्या होगी, CR2 डबल बॉन्ड CR2। R का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। दे मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जितने एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे उतनी एल्कीन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब इससे कम हो गया CR2 डबल बॉन्ड CHR। अब हम हर बार एक एक R ग्रुप घटाते जाएंगे और H एटम को बढ़ाते जाएंगे तो एल्कीन की स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज CR2 डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2, एक H एटम और कम हो गया। ठीक है, अब इसे हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो हमारा है RCR2 डबल बॉन्ड CH2, इसे हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, इन सिस फॉर्म और इन ट्रांस फॉर्म। इन सिस फॉर्म और इन ट्रांस फॉर्म। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखिए, अब हमारा है, इसी को मैं लिख रही हूं C डबल बॉन्ड C। R ग्रुप तो दो ही है, दोनों R ग्रुप अलग अलग साइड है, H2। ये होगी ट्रांस एल्कीन। इससे कम स्टेबिलिटी ये आपकी हुई सिस एल्कीन की। दोनों H एटम एक साइड हो गए। तो 1 मिनट इसको हटा देते हैं। ट्रांस से कम हमारी होगी सिस फॉर्म। फिर इससे भी कम स्टेबल होगा C डबल बॉन्ड C। सिर्फ एक ही R ग्रुप बचे, बाकी हर जगह पे H एटम आ जाए। और सबसे कम स्टेबल ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो सिंपल सा रूल ये था कि जितना एल्कीन में डबल बॉन्ड कार्बन पे R ग्रुप ज्यादा होंगे ना, उतनी ही इस एल्कीन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती जाएगी। बाकी आपको पता ही है, हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने ये पूरा टॉपिक कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ बस हम इतना ही करेंगे इस टॉपिक को। इसके बाद अब हम टॉपिक शुरू करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स का। ये हो गया आपका, रेज योर हैंड। ओके, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
general method of preparation. Our topic is method of preparation of alkenes. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन. किस किस मेथड से हम एल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं? तो पहला मेथड है बाय पार्शियल reduction of alkynes. First method is by partial reduction of alkynes. एल्काइन का रिडक्शन करके भी हम एल्कीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ब्यूट 2 आइन. देखिए ध्यान से, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3. इट इज ब्यूट 2 आइन. ठीक है, एक बार तो मैं इसकी रिएक्शन करूं सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ. ये फर्स्ट स्टेप है. मैंने इसकी रिएक्शन करी सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ. तो इस रिएक्शन का नाम होगा बिर्च रिडक्शन. क्या नाम होगा? बिर्च रिडक्शन. और इससे फॉर्मेशन होगी एल्कीन की. किसकी फॉर्मेशन होगी? एल्कीन की. बेटा 2H ऐड होंगे इससे. क्या ऐड होंगे? प्लस होगा H2. तो 2H ऐड होंगे और उससे फॉर्मेशन होगी ट्रांस एल्कीन की. देखिए CH3C, बीच का ट्रिपल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा CH3. सॉरी, यहाँ आएगा CH3, इधर आएगा H और यहाँ भी सिर्फ आएगा H. यहाँ पर ये सिर्फ H है बेटा, ये C नहीं है. तो ये कैसी एल्कीन बनी? ट्रांस एल्कीन. कैसी एल्कीन बनी? ट्रांस एल्कीन. लेकिन अगर मैं इसी में कंडीशन डालती हूँ सेकंड, इसमें मैंने सेकंड कंडीशन डाली कि मैं H2 ऐड करवा रही हूँ, प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, साथ में ले रही हूँ CaCO3 प्लस सल्फर. ठीक है, इसको हम बोलते हैं लिंडलर कैटालिस्ट. इट इज नोन एज लिंडलर कैटालिस्ट. तो इस केस में फॉर्मेशन होगी सिस एल्कीन की. इस बार ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड C CH3 H और H. तो इसका नाम क्या हुआ? सिस ब्यूट 2E. दोनों में ही बेटा हाइड्रोजनेशन किया, 2H ऐड करवाई तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. लेकिन अगर मैं कैटालिस्ट में लेती हूँ सोडियम और लिक्विड अमोनिया, तब तो ट्रांस एल्कीन की फॉर्मेशन होती है. और अगर मैं कैटालिस्ट में लेती हूँ लिंडलर कैटालिस्ट, तो उस केस में सिस एल्कीन की फॉर्मेशन होती है. तो ये आपका फर्स्ट मेथड हुआ एल्काइन से एल्कीन को प्रिपेयर करने का, बाय रिडक्शन. बाय रिडक्शन कर लें आप इसको. फिर इसके बाद हम सेकंड मेथड करेंगे एल्कीन को प्रिपेयर करने का, बाय एल्काइल हैलाइड बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. हो गया होगा ये आपका? हाँ भी, ये आपका हो गया तो प्लीज रेज योर हैंड. ओके, चलो अब हम नेक्स्ट मेथड करते हैं इसका. सेकंड मेथड है एल्केन को प्रिपेयर करने का बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, या इसी को हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक है, तो इस रिएक्शन में बेटा क्या होता है देखिए.
रिएक्शन ऑफ alkyl halide, reaction of alkyl halide with alcoholic KOH to form alkene. इसमें हम कोई भी एल्काइल हैलाइड लेंगे और उसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो उससे एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी? एल्कीन की। सपोज दैट बेटा मैंने ये लिया एल्काइल हैलाइड में, फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3 CH2CN या Br में यहाँ पे लगा लूं, और मैंने एरो पे सोलवेंट की फॉर्म में लिया एल्कोहलिक KOH। क्या लिया? एल्कोहलिक KOH। ठीक है, अब इसका नाम आपको पता ही है, इथाइल ब्रोमाइड। कॉमन नेम तो क्या है? C2H5 है ना ये, इथाइल ब्रोमाइड। या IUPAC नेम लिखोगे तो 1 पे ब्रोमो है और 2 कार्बन है तो इथेन, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन। अब बेटा एग्जाम में ये ऐसे आएगा, इसके आगे आपको खुद देखना है क्या होगा। तो जब भी अल्कोहलिक KOH आएगा तो उस केस में एलिमिनेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन। वो कैसे होगा? देखिए, जिस भी कार्बन एटम पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा होता है ना, वो अल्फा कार्बन होता है। कौन सा कार्बन होता है? अल्फा। और उसका नेक्स्ट कार्बन हो जाता है बीटा। उसका नेक्स्ट कार्बन क्या हो जाता है बेटा? बीटा। जिस भी कार्बन पे हेलोजन है वो अल्फा कार्बन होता है और उसका नेक्स्ट कार्बन हो जाता है बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से एक H निकलेगी। कंडीशन ये है कि बीटा कार्बन के पास H एटम होने चाहिए। तो यहाँ तो इस बीटा कार्बन के पास तो 3 H एटम है, तो कोई भी बीटा कार्बन अपना एक H वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब क्या है इस एरो का? कि जो ये बॉन्ड C और H के बीच में था, अब ये बॉन्ड C और C के बीच में आ रहा है। पहले जो बॉन्ड C और H के बीच में था, अब ये ही बॉन्ड C और C के बीच में आ रहा है। तो ये पहला कार्बन किसको बाहर कर रहा है? Br को। तो बच्चों क्या बचा? आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बना। ना पहला C है, इस C पर अब 2 H बचे। C और H का जो ये सिंगल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड C और H से हटके C और C के बीच में आके डबल हो गया, और इस C पर भी सिर्फ 2 क्या बचे? H। कुल मिला के ये H बाहर गया और एक ये Br बाहर गई। तो अब क्या होगा? यहाँ से तो ये K और यहाँ से ये Br, प्लस में क्या निकल गया? KBr। क्या निकला बेटा प्लस में? KBr प्लस एक ये H और यहाँ से ये OH, प्लस में निकल गया H2O। तो KBr निकल गया प्लस H2O निकल गया, और ये क्या बना? इथीन। इथाइल ब्रोमाइड से किसकी फॉर्मेशन होगी? इथीन की। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन करवाया, उसमें से ग्रुप को एलिमिनेट किया, और एलिमिनेट करने के बाद फॉर्मेशन किसकी हुई? एल्कीन की हुई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज दैट मैंने ये लिया नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH2I, और मैंने यहाँ पे लगाया एल्कोहलिक KOH। एग्जाम में बस इतना आएगा ये, तो आपको खुद देखना है जिस कार्बन एटम पे I ग्रुप जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है और उसका नेक्स्ट बीटा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से हमेशा क्या हटेगी? I, और बीटा से क्या हटेगा? H। तो बच्चों क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड हो जाएगा डबल CH2, प्लस में क्या निकल जाएगा? K और I, साथ में H और OH से H2O। KI प्लस में क्या निकल गया? H2O निकल गया। ठीक है, कर लो बेटा। ऐसे हो गया डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो गया, या इसी को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। इस बार किसकी फॉर्मेशन हुई? प्रोपीन की। इस बार फॉर्मेशन किसकी हुई? प्रोपीन की। किससे?
प्रोपाइल आयोडाइड से स्ट्रेट चेन में था तो यू लिख दे N प्रोपाइल आयोडाइड। क्या था ये? N प्रोपाइल आयोडाइड। और N प्रोपाइल आयोडाइड से किसकी फॉर्मेशन हुई? प्रोपेन की। ठीक है, तो कर ले बेटा ये। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए। हाँ भाई, ये पेज आपका हो गया, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, मोस्टली बच्चों का हो ही गया। ठीक है, तो इसके आगे देखिए अब बस लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं आज का, फिर इसका मैकेनिज्म वगैरह कल समझाऊंगी। जैसे मान लो मैंने ये लिया 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन 1 2 3 4 कार्बन 2 पे क्लोरो है, CH3, ये इसी पे 2H, इसी पर ये 1H, इसी पर 3H। ये है 2-क्लोरोब्यूटेन और कंडीशन लिखी है आगे एल्कोहलिक KOH। तो आपको इससे देखना है क्या बनेगा। तो देखिए बेटा, जिस कार्बन एटम पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम कैसा है? अल्फा। जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ेगा वो कार्बन कैसा होगा? हमेशा अल्फा। और उसका नेक्स्ट कार्बन क्या होगा? बीटा। क्योंकि इस कार्बन पे क्लोरीन जुड़ रहा है ना, तो ये अल्फा कार्बन है। इसका नेक्स्ट ये भी है तो ये भी बीटा है, इसका नेक्स्ट ये भी है तो ये भी बीटा है। तो इस बार 2 बीटा कार्बन है और दोनों बीटा कार्बन अलग अलग है। इस बार 2 बीटा कार्बन है और दोनों बीटा कार्बन अलग अलग है, क्योंकि इस बीटा कार्बन पे 3H है और इस बीटा कार्बन पे 2 ही H है। तो इस बार 2 आंसर बनेंगे बेटा। एक बार ये बीटा कार्बन अपना H देगी और एक बार ये वाला बीटा कार्बन अपना H देगा। तो आप खुद से करके देखें क्या होता है। अल्फा कार्बन से Cl हटेगा और बीटा कार्बन से क्या हटेगी? H। तो पहला आंसर ये आएगा CH3CH। मैंने इस बीटा कार्बन की एक H हटा दी तो ये बॉन्ड कैसा हो गया? डबल। ये C, इस C के ऊपर से Cl तो गई तो बस एक H बच गई और साथ में ये CH3। इसका नाम क्या बना? ब्यूट 2E। प्लस इस बार एक आंसर और आएगा, वो क्या होगा? अब की बार मैं इस बीटा कार्बन की H हटाऊंगी तो ये CH3 से क्या हो जाएगा? CH2। ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा? डबल। ये C, इसी पर सिर्फ एक H बचेगी, अल्फा कार्बन की क्या हटेगी? Cl। इसके आगे क्या है बच्चों? CH2 और ये क्या है? CH3। अब इसका आप IUPAC नेम लिखते हो तो 1 2 3 4, ये क्या बनेगा? ब्यूट 1इन। तो इस बार आपके दो अलग अलग आंसर आए, ब्यूट 2इन और ब्यूट 1इन। तो जो ब्यूट 2इन वाला आपका प्रोडक्ट होगा दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट, और जो ब्यूट 1इन वाला आपका प्रोडक्ट होगा दैट इज द माइनर प्रोडक्ट। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है? तो ये आपको पता चलेगा सेडजेफ रूल से। किससे पता चलेगा? सेडजेफ रूल से। सेडजेफ रूल ये कहता है एल्कीन ऐसी बनाओ जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन पे H एटम कम से कम, ठीक है, या दोनों कार्बन के पास कम से कम एक एक R ग्रुप तो हो। ये सही है, लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि एक R है और एक H है तो ये सही नहीं है। ये प्रोडक्ट मेजर होगा, दोनों कार्बन के पास एटलीस्ट एक एक R ग्रुप तो हो, लेकिन जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन पे सिर्फ H है वो प्रोडक्ट माइनर होगा। अब आप देखो बेटा, इस बार जो ये आपके दो आंसर बने हैं, इसमें जो ये आपका पहला आंसर है इसमें डबल बॉन्ड कार्बन ये दोनों है, इस पर यहाँ भी R ग्रुप है मिथाइल, इस पे यहाँ भी R ग्रुप है मिथाइल। तो दोनों डबल बॉन्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। लेकिन इस केस में आप देखो ये दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड है, इसके पास तो ये R ग्रुप है इथाइल C2H5, लेकिन इस कार्बन के पास सिर्फ क्या है? H है। सिर्फ क्या है? H है। तो एल्कीन ऐसी बनाओ जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन पे कम से कम एक एक एल्काइल ग्रुप तो हो। बाकी आपको पता ही है जिस एल्कीन पे एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। पीछे अभी हम पढ़ के तो आए हैं, यहाँ देखो 2 R ग्रुप है, 1
और एक 2। इस एल्कीन में 2 आर ग्रुप है, ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए इस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो मेजर प्रोडक्ट है। और इस एल्कीन में एक ही आर ग्रुप है, सिर्फ ये इथाइल, बस। इसमें एक ही आर ग्रुप है, आर ग्रुप कम होगा तो उस एल्कीन की स्टेबिलिटी भी कम होगी, इसलिए ये प्रोडक्ट तो माइनर है और ये जो ऊपर वाला प्रोडक्ट है ये आपका मेजर है। कर लें इसे आप।